जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की इस अपडेट में हम शुरुआत करने वाले हैं फिलीपींस को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। फिलीपींस सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस के द्वारा यह सिग्नल दिया गया है कि फिलीपींस की ताकत को बढ़ाने के लिए 40 की संख्या में नए मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद की जानी है, जो कि देश के एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को एनहांस करने का काम करेंगे। और इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ बजट एंड मैनेजमेंट के साथ एक मीटिंग को बुलाया गया है, जहां पर इस प्रोजेक्ट को डिस्कस किया जाएगा। अभी तक की जो न्यूज़ सामने आई है उसके पीछे ये वजह बताई जा रही है कि जो साउथ चाइना सी में इस समय टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहे हैं, उनको देख करके ये बड़ा फैसला फिलीपींस के द्वारा लिया जा सकता है। अब अगर हम फ्रंट रनर्स की बात करें तो इसमें 3 एयरक्राफ्ट हैं जो प्रबल दावेदार हैं। पहला हो गया स्वीडिश फर्म साब के द्वारा बनाया गया ग्रिपेन, जो कि एक प्रूवन और वर्सेटाइल फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी और अफोर्डेबिलिटी के लिए जाना जाता है। तो वहीं दूसरा एयरक्राफ्ट जो है ये है F-16 वाइपर, जो कि लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाया जाता है और ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट में से एक है। और फिलीपींस इस समय जो F-16 वाइपर का लेटेस्ट वेरिएंट है इसको कंसीडर कर रहा है, जो कि एडवांस कैपेबिलिटी के साथ में आते हैं। वहीं तीसरा प्रबल दावेदार जिस पे फिलीपींस की नज़र है वो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, जो कि भारतीय वायुसेना में ऑपरेशनल है। इन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है और ये एक नया और प्रॉमिसिंग फाइटर जेट है जो कि भारत से है। फिलीपींस इसे अट्रैक्टिव मानता है। उसके पीछे की वजह एक ये है कि इसका जो लोअर एक्विजिशन और मेंटेनेंस कॉस्ट है ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। वहीं वेस्टर्न कंटेंडर्स की तुलना में इसका रखरखाव काफ़ी आसान होगा और इसमें वो सभी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं वेपन सिस्टम है जो फिलीपींस को चाहिए, ये उपलब्ध हैं। अब यहाँ पर फिलीपींस 3 प्रमुख चीज़ें हैं जिनको इवेलुएट करेगा। पहला होगा कैपेबिलिटी। यहाँ पर देखा जाएगा कि तीनों एयरक्राफ्ट में से ज़्यादा कैपेबल कौन है और कैसे फिलीपींस के जो पोटेंशियल थ्रेट्स हैं उनको ये काउंटर कर सकते हैं। दूसरा होगा कॉस्ट। जी हाँ, यहाँ पर एयरक्राफ्ट तो ताकतवर होने ही चाहिए, इसके अलावा कॉस्ट को बैलेंस करने का जो काम है फिलीपींस के द्वारा किया जाएगा, जिसमें एक्विजिशन, मेंटेनेंस और लाइफ साइकिल कॉस्ट ध्यान में रखी जाएगी और ये देखा जाएगा कि जो बजट एलोकेट किया गया है उसके अंतर्गत ये आते हैं या नहीं। तीसरा होगा इंटरऑपरेबिलिटी। जी हाँ, जो कंपैटिबिलिटी है एग्जिस्टिंग फिलीपींस मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ वो भी देखी जाएगी। अगर सब कुछ सही रहता है तो वही एयरक्राफ्ट सिलेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि तेजस को F-16 के होते हुए क्यों खरीदा जाएगा, तो आपको हम बताते चले कि इस समय F-16 वाइपर निसंदेह काफ़ी ताकतवर फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसकी जो कॉस्ट है ये फिलीपींस के लिए एक दिक्कत का सबब बन सकती है। जबकि फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदी है और फिलीपींस ने खुद ये इंटरेस्ट व्यक्त किया है कि वो ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वेरिएंट को लेकर के भी इंटरेस्टेड है। तो ऐसे में भारत ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का जो मैरीटाइम स्ट्राइक वेरिएंट है ये फिलीपीन को ऑफर किया था, जहां पर वो ब्रह्मोस NG मिसाइल से इक्विप होकर के आएगा। इसके अलावा नज्म MR जैसी जो मिसाइल है ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की एंटी शिप स्ट्राइक कैपेबिलिटी को काफ़ी इन्हांस करेंगी। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस अपनी कैटेगरी का सबसे छोटा फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये काफ़ी एफिशिएंट भी है और काफ़ी पावरफुल भी है। इससे वो सारी ज़रूरतें फिलीपींस की पूरी हो सकती हैं जिसको फिलीपींस पूरा करना चाहता है। और क्योंकि फिलीपींस को ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वेरिएंट का एक्सेस चाहिए, तो ऐसे में तेजस से बढ़िया ऑप्शन उनके सामने और क्या हो सकता है। हालांकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये गारंटी के साथ तो नहीं कह सकते कि फिलीपींस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के प्रोक्योरमेंट को फाइनल करेगा, लेकिन आप सबको पता है कि पिछले कुछ महीनों से तेजस के एक नेवल स्ट्राइक वेरिएंट को लेकर के बातचीत चल रही है, जो कि फिलीपींस के लिए हैवली कस्टमाइज होगा। तो ऐसे में अगर तेजस को सिलेक्ट कर लिया जाता है, जो कि संभावित है आज नहीं तो कल जो पोटेंशियल बायर्स हैं उनके द्वारा किया जाएगा, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं होगी। लेकिन हम फिर आशा करते हैं कि कम से कम जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है ये फिलीपींस के द्वारा एक्वायर किया जाए। फिलीपींस ही इकलौता देश नहीं है जिसके साथ तेजस को लेकर के बातचीत चल रही है। सिबी अनंत कृष्णन सर के हालिया एक बयान में ये भी कंफर्म हो चुका है कि नाइजीरिया के साथ भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर के बातचीत चल रही है और दोनों देशों के बीच में ये जो बातचीत है ये काफ़ी बड़े मोमेंटम को प्राप्त कर चुकी है। आपको हम फिर से बता दें कि बातचीत का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि डील फाइनलाइज हो चुकी है। जो बातचीत है वो होती रहती है कॉस्ट को लेकर के, कैपेबिलिटी को लेकर के और ऑफर्स को लेकर के। लेकिन इस समय जो डिफेंस एनालिस्ट है ये नाइजीरिया को एक प्रबल दावेदार मान रहे हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की खरीद का, क्योंकि नाइजीरिया इस समय अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हैवली डिपेंडेंट है अल्फा जेट्स पर, MiG-21 पर और F-7 जैसे जो फाइटर एयरक्राफ्ट है। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान से या यूं कह लें चाइना से 2018 में J-17 थंडर्स को खरीदा था, लेकिन
उसकी काफ़ी लिमिटेड फ्लीट को वो ऑपरेट करते हैं जो कि मेंटेनेंस इशू से जूझ रही है। तो ऐसे में लाइट कॉमेट एयरक्राफ्ट तेजस एक प्रबल दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है और आशा करते हैं कि बहुत जल्दी लाइट कॉमेट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर के एक बड़ी अपडेट हमें देखने को मिलने वाली है। हम सब अच्छे से जानते हैं कि इस समय इजराइल और ईरान के बीच में तनाव चरम पर है और ईरान ने इजराइल के ऊपर कुछ बड़े अटैक्स किए हैं, जिनमें हाल ही में रिपोर्ट से बताया जा रहा है कि ईरान के द्वारा एक बड़ी संख्या में जो ड्रोन्स हैं, खासकर कामिकाज़ी ड्रोन्स हैं, इनका पूरा स्वार्म इजराइल के ऊपर छोड़ा गया था। इसके अलावा तकरीबन उन्होंने 115 से लेकर के 130 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं ईरान ने लॉन्च की थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि ना तो उनके ड्रोन्स और ना ही मिसाइल्स इजराइल को कोई खास नुकसान पहुंचा पाए हैं, बल्कि ईरान के लिए एक बड़ा सेटबैक ये है कि इनमें से 90% से ज़्यादा जो हथियार लॉन्च किए गए थे उनको हवा में ही मार गिराया गया है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो ये है कि जो ऑफिशियल एस्टिमेट दिया जा रहा है ईरान के द्वारा कि तकरीबन 115 से 130 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करी गई हैं ताकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से फिल कर दिया जाए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनमें से आधी मिसाइल ही सक्सेसफुली इजराइल की वायु सीमा तक पहुँच पाई हैं, जहाँ से इनमें से लगभग सभी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। तो वहीं आधी से ज़्यादा जो मिसाइल्स हैं वो या तो मेलफंक्शन कर गई हैं या डिटोनेट ही नहीं हुई है। यानी कि जो एक बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है ये देखने को मिली है कि कुछ मिसाइल हवा में ही ख़राब हो गई, तो कुछ मिसाइल गिरने के बाद फटी ही नहीं। और इसको लेकर के सोशल मीडिया पे जो पिक्चर्स हैं ये लगातार सामने आ रही हैं। वहीं ईरान के वो ड्रोन जिनको एक गेम चेंजिंग वेपन के तौर पर देखा जा रहा था, इसको भी इजराइल के आयरन डोम और सी डोम ने पूरी तरीके से निष्क्रिय कर दिया है। चुनिंदा स्ट्राइक्स ही हैं जो सक्सेसफुल हो पाई है, वरना रिपोर्ट्स के हिसाब से ये दावा किया जा रहा है कि सभी स्ट्राइक्स को विफल कर दिया गया है। तो यहाँ पर डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है कहीं ना कहीं एक्सपोज ज़रूर हुई है, क्योंकि अनुमान लगाया गया है कि ईरान ने शायद जो पुरानी मिसाइल्स हैं उनको ही मेंटेन करके रखा था, लेकिन ऐन मौके पर वो टेक्निकल वेल फंक्शन का शिकार हुई हैं और पूरी तरीके से इनइफेक्टिव रही हैं इस कॉम्बैट में। वहीं इजराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम के दम पर अभी भी उसी तरह सुरक्षित है जिस सुरक्षा के लिए आयरन डोम और सी डोम जाने जाते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर को लेकर के आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय नौसेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर का निर्माण किया जा रहा है। और इसी बीच एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान वाइस एडमिरल सतीश नामदेव गोरमोडे सर ने कुछ बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि टेडबीएफ प्रोग्राम को पूरी तरीके से भारतीय नौसेना के द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है और इस प्रोग्राम के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको ध्यान में रखा गया है। एडमिरल गोरमोडे सर ने यह भी कहा है कि टेडबीएफ की जो पहली उड़ान है आप इसे अगले 3 से 4 वर्षों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि टेडबीएफ के लिए जो डिज़ाइन फेज़ है ये लगभग पूरा हो चुका है और अभी इस एयरक्राफ्ट पे काम शुरू किया जाएगा। और ये भारतीय नौसेना की जो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स हैं उसके आधार पे ही बनाया जा रहा है। टेडबीएफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बदली गई हैं, जैसे कि इनके डिज़ाइन में कुछ चेंजेस किए गए हैं और इसके अलावा इनकी जो कैपेबिलिटी है उसको इन्हांस करने का प्रयास किया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।